Assalamu alaikum, my dear students. I hope you are fine and you are taking my all lectures on a power transmission and distribution. So today we have a lecture number 4 in power transmission and distribution, and the topic is line supports of electrical transmission. हमारे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन की जो लाइन सपोर्ट होती है उनके बारे में जो है आज का जो हमारा लेक्चर है. So let's start. Line support of electrical transmission. The different types of structure, poles or towers, used for supporting the overhead lines or wires. Such type of structure are called line supports. हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए जिन टावर्स या पोल्स का या जो स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं सपोर्टिंग पर्पस के लिए, जिसकी मदद से हमारे लाइन और हेडलाइंस या हमारे और हेड कंडक्टर जो हैं उन पे जो है लगी होती हैं, उनको हम सपोर्ट लाइन सपोर्ट कहते हैं. यानी जिनकी मदद से हम ट्रांसमिशन करते हैं, हमारी कंडक्टर्स जिन टावर्स और पोल्स पे लगी होती है उनको हम लाइन सपोर्ट कहते हैं. लाइन सपोर्ट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन पावर ट्रांसमिशन. हमारी पावर ट्रांसमिशन में लाइन सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल होता है. इनके बिना हम ट्रांसमिशन नहीं कर सकते. हमारी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन सपोर्टिंग टावर्स के अलावा के बगैर पॉसिबल ही नहीं है. इट केप्ट द प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स. कंडक्टर्स के दरमियान प्रॉपर स्पेसिंग को बरकरार रखना पड़ता है. फिर दो टावर्स के दरमियान में, जिसको स्पेन कहते हैं, उसको भी एक ख़ास बल्कि कैलकुलेटेड फॉर्म में वो भी रखना पड़ता है, क्योंकि कंडक्टर जो होते हैं वो गर्मियों में और मौसम के चेंज होने से उनमें जो है सस्पेंशन ज़्यादा आ जाती है, टेंशन ज़्यादा आ जाती है. तो इस चीज़ को भी बड़ा रखना पड़ता है. और सर्दियों के मौसम में वो कट जाते हैं तो इतने भी लूज़ ना हो कि वो ग्राउंड पे लग जाए और इतने भी सख्त ना हो उनकी जो है कि वो सर्दियों में टाइट होने की वजह से जो है टूट जाए या ब्रेकअप हो जाए. And maintain the conductor at the required distance from its ground parts. और हमने कंडक्टर को ग्राउंड लेवल से कितने फासले पे रखना है, ये भी जो है इसको भी बड़े मद्देनजर रखा जाता है, जिसको ग्राउंड क्लियरनेस कहते हैं. हमारे इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में कंडक्टर का जो फासला होता है और ग्राउंड का, कंडक्टर और ग्राउंड तक का जो फासला होता है, जो स्पेस होता है, उसको ग्राउंड क्लियरनेस कहते हैं. सो इसको भी जो है बड़ा जो है रखा जाता है कि आया जो कंडक्टर हम लगा रहे हैं उसकी क्या वोल्टेज रेटिंग है. मिसाल के तौर पर अगर हम 33 kV का लगा रहे हैं तो उसकी हाइट को हमने इतना रखना है, 132 का हमने इतना हाइट रखना है, और हमने 220 kV का हाइट इतना रखना है. तो आपने डेफिनेटली नोट किया होगा
कि जो हमारे हाई पावर हाई वोल्टेजेस की जो लाइनें होती हैं उनकी टावर्स की जो उन पोल्स की जो हाइट होती है वो ज़्यादा होती है, यानी वो हाइटेड होते हैं, उनकी स्पेस ज़्यादा होती है क्योंकि उनमें जो है ज़्यादा रखना पड़ता है। और जो लो वोल्टेज होते हैं जैसे कि हमारे गलियों में होते हैं 11 केवी के, तो उनकी हाइट नॉर्मली उनसे कम होती है, ठीक है ना। यानी ट्रांसमिशन लाइंस की जो है हाइट ज़्यादा होती है और डिस्ट्रीब्यूशन की वोल्टेज कम होती है तो उसकी कम होती है। इट आल्सो मेंटेन द स्पेसिफाइड ग्राउंड क्लियरनेस जो कि अभी बात हमने की है उसको भी बड़े स्पेसिफाइड, उसको भी मेंटेन रखना पड़ता है। These clearness are decided by the electrical and mechanical concentration। और ये जो है कितना रखना पड़ता है ये तब डिसाइड होता है कि हमारी लाइन ऑफ कंडक्टर्स जो हैं, हमारी जो कंडक्टर्स हैं जिनको हम टावर्स पे लगा रहे हैं वो उन कंडक्टर्स में वोल्टेज क्या होती है, उनमें वोल्टेज का क्या, कितने वोल्टेज उनमें से पास होंगे। जो है ये कंडक्टर 11 केवी की है, 66 की है, 66 केवी या 132 केवी या 220 या 500 केवी की है, तो उसकी निस्बत से इसको जो है डिफरेंट रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ लाइन सपोर्ट्स। अब इन लाइन सपोर्ट की डिफरेंट टाइप्स है। द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइन सपोर्ट इज लो कास्ट, लो मेंटेनेंस, एक्सपेंस एंड लॉन्ग लास्ट। नॉर्मली हम जो है उस लाइन सपोर्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिसकी कास्ट भी कम हो, उसकी मेंटेनेंस का खर्चा भी कम हो और उसके अलावा उसका जो है रिएबिलिटी यानी उसकी लॉन्ग लाइफ या रिलायबल हो, ज़्यादा देर पा हो, तो हम उसको प्रेफर करते हैं कि ये लाइन सपोर्ट हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। द लाइन सपोर्ट आर मेड अप ऑफ वुड। अब लाइन सपोर्ट जो होते हैं वो डिफरेंट मटेरियल से बनते हैं। वुड का भी बनता है, कंक्रीट का, स्टील का, एल्यूमिनियम का भी बनता है, ठीक है। इट इज़ मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक को इलेक्ट्रिकल पोल कहते हैं और एक को इलेक्ट्रिकल टावर कहते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल पोल्स में तीन होते हैं, वुड पोल्स, कंक्रीट पोल्स, स्टील पोल्स। और इलेक्ट्रिकल टावर्स में सेल्फ सपोर्टिंग टावर्स और स्टेड टावर्स या गाइड और स्टेड टावर्स। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं क्या होते हैं, तो हम इसको डिटेल में देखते हैं। A pole which is used for supporting the small voltage not more than 115 kV transmission lines, such type of pole is called electric pole। इलेक्ट्रिक पोल उनको कहते हैं जिनकी जो है स्मॉल वोल्टेज पे होती है, यानी 115 वोल्ट से ज़्यादा ना हो तो उसको हम उसके लिए हम इलेक्ट्रिकल पोल्स यूज़ कर सकते हैं, उनको सपोर्टिंग टावर को हम इलेक्ट्रिकल पोल्स है। इट इज यूजुअली मेड अप ऑफ वुड, कंक्रीट, स्टील। दीज पोल्स आर mainly classified into three types। Their types are explained below in detail। तीन टाइप्स में डिफाइन किया हुआ है। वुड पोल्स सबसे पहले, इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट टाइप ऑफ लाइन सपोर्ट यूज्ड टू लाइन वेयर द स्पेन और शॉर्ट एंड टेंशन इज लो। सबसे हमारा चीप तरीका जो है वुड पोल, जो कि आजकल बहुत कम है, पहले ज़माने पे बहुत ज़्यादा यूज होता था, ठीक है। तो इसका जो स्पेन होता है वो कम रखा जाता है। स्पेन मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स इज कॉल्ड स्पेन। दो पोल्स या दो टावर्स के दरमियान की फासले को स्पेन कहते हैं। तो कहते हैं कि वुड पोल्स में स्पेन कम रखा जाता है। और टेंशन, झुकाव, यानी एक स्पेन एक टावर से दूसरे टावर पे जो कंडक्टर लगी हुई है उसमें थोड़ा सा टेंशन भी रखना पड़ता है, कितना झुकाव है उसको टेंशन, उसको सैग भी कहते हैं, ये हम आगे जाके को पढ़ेंगे। द वुड पोल्स हैव द लिमिटेशन ऑफ हाइट्स एंड डायमीटर और इसकी लिमिटेशन होती है। हाइट का मसला होता है, यानी ज़्यादा ऊंचा हम वुड का नहीं बना सकते। द डबल पोल स्ट्रक्चर ऑफ ARH टाइप इज यूज्ड वेयर ग्रेटर स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड। बाज़ औक़ात हम उसको A शेप या H शेप में भी लगाते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, तो हम इसकी इस H शेप और A शेप में भी लगाते हैं, ठीक है ना।
The strength of these type of construction varies from 2 to 4 times the strength of single pole. Of course एक single pole अगर हमने लगाया है तो उसकी strength कम होगी, अगर हमने 2 लगाए हैं तो उसकी ज्यादा होगी, and so on. H type of construction is usually implemented for the 4 terminal poles. कहते हैं H को हम वहाँ पे यूज करते हैं, यानी जहाँ पे क्या कहते हैं, जहाँ पे दिखाया गया है दिस इज H नॉर्मली. अगर हम यहाँ पे देखें ना ये और ये H की फॉर्म में है, ठीक है ना, तो इसको हम वहाँ पे नॉर्मली यूज करते हैं जहाँ पे 2 या 4 पोल्स की जो है ना तादाद 4 पोल की होती है, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं. वुड पोल हैव ए न्यूट्रल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी. अब वुड में नॉर्मली बताते खुद भी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वुड इज द प्योर इंसुलेटर. लेजर फ्लैश ओवर आर लाइकली टू टेक प्लेस ड्यू टू द लाइटनिंग. इसमें लाइटनिंग का जो प्रॉब्लम होता है वो भी नॉर्मली कम होता है. And one of the drawback of the wood pole is that their strength and durability cannot be protected with a certainty. ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसका जो है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, यानी ये ज़्यादा देर पानी होती है, लकड़ी होती है, टाइम के साथ मौसमों बारिशों की वजह से ये काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, तो ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. कंक्रीट पोल्स हैव ए ग्रेटर स्ट्रेंथ. कंक्रीट पोल्स नॉर्मली उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जो कि बजरी से यानी कंक्रीट से बनी होती है, और नॉर्मली जितने भी वुड पोल्स हैं उनकी जगह कंक्रीट पोल ने ले ली है. इट हैज़ एन लॉन्गर लाइफ. इसकी लाइफ ज़्यादा होती है. बिकॉज ऑफ ग्रेजुएशन देयर मेंटेनेंस कॉस्ट. इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है, क्योंकि कंक्रीट से हमने बना लिया पूरा स्ट्रक्चर, तो उसको जो है ना मेंटेनेंस की ज़रूरत नॉर्मली कम होती है. कंक्रीट पोल्स आर वेरी हैवी. बहुत हैवी होते हैं. एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और अगर हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं तो तब उसमें डैमेज भी हो जाता है, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन और उसकी जो है ये काफ़ी थोड़ी सी मुश्किल होती है. कंक्रीट की देखने में ऐसे नज़र आती है, यानी उसकी कोई भी शेप हम कंक्रीट की बना सकते हैं. हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्टीज ओवरकम बाय यूज द, इसकी वजह से हम उसको कम यूज़ करते हैं. द वेट ऑफ दिस कंक्रीट पोलर इज ड्यूरेबल देन अदर एनी टाइप. द मटेरियल यूज इज लेस एंड देयर मोर रिलायबल अदर टाइप. मटेरियल कम यूज होता है और इसका रिलायबल भी ज़्यादा है और पोल्स की मुकाबले में, लेकिन इसका सबसे बड़ा कि ये इसकी ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल होती है और ये काफ़ी हैवी होते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान में नॉर्मली ये डैमेज हो जाते हैं. उसके बाद स्टील पोल आते हैं. फॉर ए लो एंड मीडियम वोल्टेज हम टेबुलर स्टील पोल्स यूज़ करते हैं. लॉन्गर स्पेस भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है. स्पेन जो है हम लॉन्गर डिस्टेंस ज़्यादा दे सकते हैं. इसलिए नीड टू प्लान ए वाइज और प्लान टू प्रैक्टिकली टू द प्रिवेंट द फ्रॉम द करेक्शन. इसकी एक जो है उस पर एक हम पेंट लगाते हैं या एक न्यूलाइज सरफेस लगाते हैं ताकि उसमें जो है रंग वगैरह का कोई ना हो, ठीक है. देयर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हाई, और इसकी मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा होती है स्टील पोल्स की. इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल टावर्स. इलेक्ट्रिकल टावर इज डिफाइंड एज द टावर विच इज़ यूज फॉर कैरिंग द हाई वोल्टेज. अब 220 वोल्टेज से ज़्यादा जब बात आ जाती है, या 200 में जब बात चली जाती है, या 2 से भी हाई 500 पे चली जाती है, तो हम वहाँ पे इलेक्ट्रिकल टावर यूज़ करते हैं, ठीक है ना. तो हाई पावर के लिए वोल्टेज को ले जाने के लिए जिन टावर्स को यूज़ किया जाता है उनको इलेक्ट्रिकल टावर्स कहते हैं. सच टाइप ऑफ टावर आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम स्टील के बनाए जाते हैं और उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है और वो काफ़ी हैवी कंडक्टर को सपोर्ट भी कर सकते हैं. हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन रिक्वायर्ड लार्ज एरिया एंड ग्राउंड क्लियरनेस. नॉर्मली बात है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है. अगर हाई वोल्टेज है तो उनके दरमियान में स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा दरकार होती है कंडक्टर्स के दरमियान में, और उनके लिए ग्राउंड क्लियरनेस की भी ज़्यादा जो है उसकी हाइट भी ज़्यादा, यानी ग्राउंड क्लियरनेस भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो उसके लिए हमें टावर की हाइट को काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है. दे हैव ए लार्ज मैकेनिकल लोडिंग एंड इंसुलेटिंग कॉस्ट. इसकी मैकेनिकल लोडिंग और इंसुलेशन कॉस्ट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है. सच टाइप ऑफ टावर यूज वेरी लॉन्ग स्पेन भी हम जो है यूज़ कर सकते हैं. लॉन्ग स्पेन कंस्ट्रक्शन कट द इंसुलेशन fewer support are provided. Such type of tower are either made of steel or made of hand, and it was given to the
ब्रेक डाउन द रिड्यूस, ठीक है। और नॉर्मल इलेक्ट्रिकल टावर्स जो होते हैं वो हम एल्यूमिनियम और स्टील के ही बनाते हैं। उसके बाद हमारा टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल टावर, यानी इलेक्ट्रिकल टावर्स की भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि सेल्फ सपोर्टिंग टावर और गाइड और स्टेट टावर्स। फिर सेल्फ की भी टेंगेट टावर, डाइवेशन टावर और उसकी पोर्टल एंड वी टाइप्स की टावर, ये भी उनकी कुछ मजीद टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं, ठीक है ना। तो सेल्फ सपोर्टिंग टावर आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वाइड बेस एंड नैरो बेस टावर। इन द वाइड बेस टावर क्रिस क्रॉस, यानी ये जो इनके आर्म्स होते हैं, ठीक है ना, जिन पे कंडक्टर लगे होते हैं जो कि क्रॉस फॉर्म में होते हैं। रोस्टेड कनेक्शन एडॉप्टेड, ईच लेग हैव ए सेपरेट फाउंडेशन, हर लेग की सेपरेट होती है। और नैरो बेस डिजाइन में जो होती है, इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ द एंगल एंड चैनल और द ट्यूबुलर स्टील सेक्शन विद ए बोल्टेड एंड वेल्ड connection. Self supporting tower is also classified as a tangent and deviation tower, ठीक है। तो इट इज tangent tower, इट इज यूज फॉर ए स्ट्रेट रन ऑफ द लाइन। जब हमें स्ट्रेट जाना होता है तो हम tangent tower यूज करते हैं। सस्पेंशन इज इंसुलेटिंग आर यूज विद दीज टावर। इन सस्पेंशन इंसुलेटर जो होते हैं वो, जो कि हमने पिछले स्लाइड में, पिछले लेक्चर में हमने इंसुलेटर के जितने टाइप्स पढ़े थे, सस्पेंशन, स्ट्रेन इंसुलेटर, पिन टाइप इंसुलेटर, तो यहाँ पे इसने दिखाया गया है ये सस्पेंशन इंसुलेटर, जो कि यहाँ पे सस्पेंस लटक रहे होते हैं, यहाँ पे वो इंसुलेटर इस्तेमाल हो रहे थे। यहाँ पे अब लटक रहा है, अब ये रेड वाली कनेक्शन, यहाँ पे जो रेड वाली पॉइंट है, मतलब है यहाँ पे कंडक्टर कनेक्ट होता है, और ये जो सारी ब्लैक चीज है ये सारी सस्पेंशन इंसुलेटर जो है लटक रही है, ठीक है ना। So that are the, जो कि स्ट्रेट नहीं है। डाइवर्शन टावर इट इज यूज लाइन वेयर द ट्रांसमिशन लाइन चेंज डायरेक्शन। अब यहाँ पे ये वहाँ पे यूज होते हैं जहाँ पे ट्रांसमिशन लाइंस को जो है डायरेक्शन चेंज करना होता है, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे स्ट्रेन इंसुलेटर, जहाँ पे आपको हमने पिछले भी कहा था कि स्ट्रेन इंसुलेटर जो है नॉर्मली शार्प एज पे यूज होते हैं, तो यहाँ पे भी उसने कहा है कि ये जो है जब हम ट्रांसमिशन लाइन को जो है उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, उसको हम थोड़ा सा कर्व करते हैं, तो हम स्ट्रेन इंसुलेटर यूज करते हैं। दीज हैव द बॉर्डर बेस स्ट्रॉन्गर मेंबर्स एंड कॉस्ट हियर कंपेयर टू द टेंगेट, और ये उनके मुकाबले में थोड़े से ज़्यादा महंगे होते हैं, ठीक है। द नैरो बेस डिजाइन रिक्वायर्ड लेस ट्रैवल इन मीनियम कंपेरिजन, द सिलेक्शन बिटवीन द टू बेस कॉस्ट ऑफ द मैकेनिकल फाउंडेशन हाई। इसकी जो है एल्यूमिनियम का खर्चा और कंपैरिजन विद द बेस टावर, इसकी कास्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसका जो मटेरियल है और फाउंडेशन वगैरह इस पर भी ज़्यादा खर्चा आता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो है स्टेट टावर में जो है सच टाइप ऑफ टावर आर पोर्टल एंड वी टाइप में होती है। बोथ ऑफ देम हैड ए बोथ two supports connected at the top of the cross arms and provided with the four guides, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे जो है ना ये पोर्टल टाइप है, और एक जो है वी टाइप की है, ठीक है ना। ये वी टाइप की है, सही है, और इसको हम पोर्टल टाइप कहते हैं, ठीक है ना। ये वी की नज़र आ रही है, दिस इज वी एंड दिस इज अ पोर्टल टाइप। तो ये जो है बहुत जो है उनके क्रॉस आर्म जो होते हैं वो दोनों के चार लगे होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो है पोर्टल स्ट्रक्चर ईच सपोर्ट इज रेस्टिंग एंड इट्स फाउंडेशन वेयर द वी शेप इज सपोर्ट द टू फाउंडेशन सपोर्ट एंड रेस्टिंग एट द एंगल ऑफ द वन अनदर, ठीक है। यहाँ की इसकी फाउंडेशन दो होती हैं, जो कि अलग अलग होती है, और यहाँ इसकी फाउंडेशन दो होती है लेकिन एक जगह पे होती है, ठीक है ना। सो ठीक है ना, एंड ट्रस्टिंग फुटिंग ऑन विच इज द हेवियर एंड द टॉप, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पे तकरीबन ख़त्म होता है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।